जेंजी संभाल कहाँ पा रहे हैं रिश्ते, बुद्धि कहाँ है। हालांकि कॉम्पेटिबिलिटी अरेंज मैरिज में आने में थोड़ा टाइम लगता है। हमने तो शादी के मंडप पे पहली बार अपने पति या पत्नी को देखा था और शादी के बाद पता चला कि वो लड़का गे है। जैसे सचिन सर की एज, जिस एज में अगर ये है, अगर ये भी अकेले वहां पे जाके कहेंगे ना कि नहीं देते आप, बस मारे ना। ये बहुत खराब सेंटेंस था उत्कर्ष। मैं तो बोल देता हूँ और क्लियर कट बोल देता हूँ, इट बॉइल्स माय ब्लड। तो अरेंज मैरिज जो है आज के समय में क्या एक ट्रैप है? माता पिता की सहमति से होने वाली शादी क्या गलत है? और जेनजी इस बारे में क्या सोचती है? कई लोगों का ये कहना होता है कि हम अपनी मर्जी से शादी करेंगे, माता पिता की मर्जी से नहीं करेंगे, क्योंकि वो शादी जो है आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई नीले डब्बे में बंद हो जाता है या किसी की इस तरह के कई घटनाएं सामने आई जो दुखद है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा, क्या जेनजी ने आज जो डिसाइड किया है कि हम अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनेंगे, क्या ये सही है? या जो पहले जो सोचा करते थे कि माता पिता जो कहते हैं कि भाई हम आपके लिए एक अच्छी लड़की या अच्छा लड़का चुन कर लाएंगे, वो सही है? आज इसी पर जन की बात में हम डिबेट करेंगे और इसमें हमारे साथ हैं उत्कर्ष, रवि, गरिमा, मनीषा और सब देखते हैं उन लोग क्या कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोई तो कह रहा है कि शादी ही नहीं करना चाहता। रवि तो यही बोल रहा है। अब कैमरा पे रवि बोलेंगे ये बात। डर से ये बोल रहा है कि वो पहले से उसने सोचा हुआ है, ये सब बड़ी बात करेंगे। गरिमा आप क्या कहती हैं इस बारे में? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शादियां तो दोनों सफोकेटिंग हो सकती हैं, पर अरेंज मैरिज में कई बार ऐसे हो जाता है ना सचिन सर कि पेरेंट्स ने बहुत सारे लेवल पे प्रेशर होता है। एक तो प्रेशर ये होता है कि अच्छा परिवार, अच्छा लड़का या लड़की भी उस मैटर में, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों पे प्रेशर होता है, लड़कों पे भी प्रेशर होता है। फिर पेरेंट्स ने एक फैमिली खोजी, उसके बाद उन्होंने वो जो कुंडली मिलान और वो सब जो भी प्रोसेस है वो सब हुआ, और उसके बाद जब वो शादी तय हो जाती है तो बच्चों पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसमें बहुत प्रेशर आ जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि भाई अब वो मना कैसे करें अगर वो उस रिलेशनशिप में सफोकेटिंग फील भी कर रहे हैं। या जैसे मान लीजिए कि आप या तो आपने कोर्टशिप में अच्छा खासा टाइम बिताया हो कि आपने आपकी शादी तय होने से लेकर शादी होने के बीच में आपके पेरेंट्स ने आपको इतना समय दिया है कि आप एक दूसरे को जान पाएं, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मना कर दें। अगर वो स्पेस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो स्पेस नहीं है, पेरेंट्स ने बोल दिया है कि नहीं भाई यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, यही तुम्हारे लिए परफेक्ट घर है और आपको शादी करनी है यहीं, तो वो सफोकेटिंग हो जाते हैं और बच्चे जो है ना वो ना नहीं बोल पाते। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते कि नहीं हमारी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही है, या हमारा थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहा है, या हम एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये कह ही नहीं पाते, क्योंकि पेरेंट्स का पता है जवाब क्या आता है सामने से कि अरे हम लोगों ने तो इतने साल एक दूसरे के साथ निकाल लिए, हमारे भी तो माँ बाप ने शादियां तय की थी, हमने किसी किसी के पास तो ये तक उदाहरण होते हैं देने के लिए कि हमने तो शादी के मंडप पे पहली बार अपने पति या पत्नी को देखा था। तो उस तरह के एग्जाम्पल्स दे करके कई बार बच्चों को चुप करा दिया जाता है, वो स्पेस ही नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ ऑफ कोर्स सफोकेटिंग तो हो जाता है कई बार, लेकिन ये तो कुछ ही मामला होगा। अब देखिए, जैसे मेरा ये मानना है कि वो समय तो बदल गया, आप सही बता रही थी। अब क्या शादी होती, अब तो शादी के पहले पूरा बायोडाटा चेक होता है, फोन करके पूछा जाता है लड़का लड़की के बारे में, बैकग्राउंडर चेक होता है, अब तो जासूसी भी होने लगी है उसके पीछे। जब इतने लेवल पे आप प्रोसेस कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद जो शादी अगर टूट रही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज का मसला है, ये तो आपसी ट्रस्ट की बात है। अब ये चाहे शादी का मसला हो या आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते, ये तो आप आपस में ट्रस्ट की बात होगी, मेरा और मेरे पार्टनर के बीच में ट्रस्ट है कि नहीं। लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है कि जो पेरेंट्स सोचते हैं, पेरेंट्स आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, हर कोई ये मानता है। अब वो पेरेंट्स का सोचना सही है या हार्मोनल प्यार सही है, कि मतलब आपको लगा कि पैशन है, मुझे तो इसी के साथ रहना है, और पेरेंट्स सोच रहे हैं कि भाई, क्योंकि ये दो परिवारों की बात होती है। इंडिया में जनरली शादी लड़के लड़की की नहीं होती, दो परिवार मिलते हैं, क्योंकि बारात में देखिए लोग कितने आते हैं, डांस करते हैं, वो बाहर से भीड़ तो भाड़े पे नहीं आती, ये सब लोग उसी का हिस्सा होते हैं जो आपके शरीक होते हैं, खुशी में शामिल होते हैं, रहते हैं इतने दिन तक। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा हमारा इंडिया उस हालत में नहीं पहुंचा जहाँ पे जो अभी का जेनजी है वो खुद से जाकर डिसाइड कर ले कि मुझे ये पार्टनर एकदम सही है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। मतलब मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे को ऐसा लगता है सचिन सर कि दो चीजें होती हैं। एक होता है कि जैसे आपने बोला बैकग्राउंड चेक, मैं मानती हूँ कि लड़का और लड़की दोनों फैमिली का बैकग्राउंड चेक और वो सब जरूर होना चाहिए। कुंडली मिल गई, बैकग्राउंड चेक हो गया। मैं कहती हूँ कि हो सकता है कई बार ऐसे होता है कि परिवार खुद एक दूसरे को जानते हैं बहुत सालों से, आपस में दोस्ती है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी उस परिवार के बच्चे जो सोचिए हर फंक्शन में एक दूसरे से मिल रहे हैं,
रहे हैं, एक दूसरे के घर आना जाना है, हो सकता है कि लड़के का लड़की की मम्मी के साथ बहुत कंफर्ट हो या लड़की का लड़के के पेरेंट्स के साथ बहुत कंफर्ट हो, लेकिन वो आपस में कई बार फिर वो कंपैटिबल नहीं होते। कंपैटिबल मतलब उनको वो कनेक्शन शायद फील नहीं होता। तो वैसी सिचुएशंस में मुझे लगता है कि कई बार पेरेंट्स क्योंकि सिर्फ इसलिए रिश्ते तय कर देते हैं कि हमारा तो सालों पुराना दोस्ताना है, हमारी तो दोस्ती है, तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि वो उतना स्पेस मिलना चाहिए, लव मैरिज में भी और अरेंज मैरिज में भी, दोनों में ये स्पेस मिलना चाहिए कि बच्चा जो है वो ना कह सके। और सिर्फ शादी हो जाने तक की बात खत्म नहीं होती है, शादी के बाद भी अगर बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वो जिस घर में गया है वहां पर अच्छा महसूस नहीं कर रहा है या लड़के को लग रहा है कि उनको कुछ सही नहीं लग रहा है, तो भी वो स्पेस होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कि वो किसी भी मोमेंट पे शेयर कर सकें ये बातें। नहीं, तो अब आप ये समझिए कि हम लोगों ने जेनजी की बात कर ली, रिश्ते टूट रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई। टूट भी तो अभी के रहे हैं ना, पुराने रिश्ते कहाँ टूट रहे? पुराने रिश्ते कहीं नहीं टूट रहे। हमने अपने माता पिता को देखा, आपने देखा, सबको देखा, जितने भी बवाल हो रहे हैं, जेनजी संभाल कहाँ पा रहे हैं रिश्ते? बुद्धि कहाँ है? कुछ भी चीजें कर रहे हैं, कांड ही हो रहा है। आप ये समझिए, या अभी कुछ दिन पहले यही डिस्कशन हो रहा था जिसमें जेनजी की बात हो रही थी, वो तख्ता पलट की और इन सारी चीजों की बात हो रही थी। इंडिया में कहाँ कुछ कर पा रहे हैं? इंडिया में आप एक प्रोटेस्ट सफलतापूर्वक अपना आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप रिश्ते कहाँ से आगे बढ़ा पाएंगे? जैसे सचिन सर ने बोला कि आप पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही तो देख रहे हैं ना, बायोडेटा चेक हो ही रहा है, रिश्ते नाते चेक हो ही रहे हैं, यहाँ तक कि अगर दूर रिश्तेदारी में या दूर दराज में अगर रिश्ते देखे जाते हैं तो लोग भेज के चेक कराया जाता है कि भाई आस पड़ोस का देख लो क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो बना दिया गया ना कि नहीं पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स की वजह से है, उनको छूट नहीं मिल रही है, ये सारे बस नाटक है। सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि पेरेंट्स ने बच्चों को छूट दे दी इस समय के हिसाब से, सबसे बड़ी दिक्कत है। आपने पेरेंट्स को बच्चों को छूट दे दी, बाहर पढ़ने दी, यहाँ आप किसी और काम में लग गए, पढ़ के अच्छे से बन जाते, फिर आप कुछ आप सेटल्ड होते। तो आप जैसे हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, चर्चा भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिया और ये चेतन वाला मामला उठा। शिया पढ़ी लिखी थी नहीं, केतन वेल सेटल्ड था, बाल के लिए आपने उसको मार दिया। मैटर तो यही बना ना, पढ़ी लिखी लड़की है नहीं, आपने पूरी छूट दे दी, जो करना है करो। तो नहीं वो तो कर रहे हैं, ये डिफरेंट केस है। और आप हेयर वाली जो बात कह रहे हैं वो भी अभी पूरी तरह से सच नहीं है। दूसरी चीज केतन और है ना सिया वाले मामले से, जैसे सचिन सर ने ओपनिंग में कहा था ब्लू ड्रम वाला मामला, तो वो ये तो अरेंज मैरिज है सिया और केतन की। ब्लू ड्रम वाला जो मामला था वो लव मैरिज थी, मुस्कान की और सौरभ की लव मैरिज थी, बट उस शादी में भी ऐसा हुआ कि वो ठीक से नहीं चल पाई और कई सारी उसमें गलत चीजें हो गई हैं। तो मुझे लगता है अरेंज मैरिज और लव मैरिज, जैसा कि गरिमा ने कहा, दोनों ही शादियों में एक स्पेस होना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, साथ ही अपने पार्टनर के साथ, कि अगर मुझे नहीं रहना है या मुझे रहना है तो ये तरीके हैं, और नहीं रहना है तो नहीं रहना है, उस चीज को वहां खत्म करो। पेरेंट्स की गलती कहाँ होती है कि अगर जैसे बच्चे कहते हैं कि पापा मेरी अरेंज मैरिज, जैसे सपोज लव मैरिज है मेरी, नहीं काम कर पा रही है, नहीं चल पा रहा है, पहले आप बिना शादी के जब आप रहते थे तो अच्छी शादी, अच्छा आपका रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां आ जाती हैं, फैमिलीज इंक्लूड हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो एक रिश्ता नहीं चल पा रहा जैसा सोचा था। अब दोनों बच्चे अलग होना चाहते हैं, तो इसमें पेरेंट्स की मुझे जो एक गलती लगती है वो ये लगती है कि वो दबाव बनाते हैं कि आपने जैसे कहा ना कि हमारा तो रिश्ता नहीं टूटा, हमने इतने साल निभाया, तुम अभी निभा लो, तुम भी ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो जब वो उस इंसान पे पेरेंट्स का सपोर्ट उसके पास नहीं रहता है और वो उसी लाइफ पार्टनर के साथ रह रहा है जिसके साथ वो रहना ही नहीं चाहता है, वो भी अंदर से फ्रस्ट्रेट होता है, और फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो फिर दूसरे तरीके से। नहीं तो ये जो शादी वादी टूट रही है, ये कितने गैप पे टूट रही है? टूट भी तो छोटे छोटे अमाउंट के गैप में रहे। आपने जो एक बात बोली थी कि हमारे मम्मी पापा या दादा दादी के जमाने में अलगाव नहीं होते थे, ऐसा नहीं है। मतलब क्योंकि जो सिस्टम की हम बात करें ना कि दे वर फोर्स्ड टू लिव टुगेदर। आप उस जमाने के कितने आप बुजुर्गों के साथ बैठिए और ऐसे दोस्त की तरह बात करके देखिएगा तो कितने लोग ऐसे होंगे जो शायद ये सोचते होंगे आज की तारीख में कि मेरा बस चलता तो या चलता तो मैं शादी से अलग हो गया होता या अलग हो गई होती। लेकिन उस समय क्योंकि सेपरेशन जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं था ना किसी के पास। लड़की की शादी होने के बाद घर वाले उससे कहते थे कि अब तू पराई हो गई है, वो यहाँ से डोली निकली है, वहां से अर्थी। जैसे आप अगर देखोगे
देखोगे, अगर वो तो जैसे कहने वाली चीजें हम हैं लोग कि कह हैं, दिया। नहीं कहने की बात नहीं है, जैसे हम लोग हैं, हमारे भाई से अलग कनेक्शन है, लेकिन हमारे पापा औरों का उनके भाई से अलग कनेक्शन है। वो मैं अपने भाई से कुछ भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले उससे शेयर करती हूँ, लेकिन मेरे जो दादाजी हैं और दादाजी की जो सिस्टर्स हैं उनका बॉन्ड अलग है। वो हमारे बॉन्ड के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। वो लोग कभी फोन पे बात आपको करते हुए नहीं दिखेंगे, अगर घर आए तो हाँ आ गए बढ़िया। उनका वो रिश्ता, वो कभी ना अपने पेरेंट्स से कभी खुलकर बोल पाई है कि मैं इस शादी में खुश हूं या नहीं हूं, या उनको वो ऑप्शन मिला ही नहीं है कभी। वो एक था ही बार नहीं हाँ option। था, एक बार शादी हो गई, अब आपका यही घर है। और जो कहावत होती थी पहले कि अब अर्थी जो उठेगी ना लड़की की, वो उसके ससुराल से ही उठेगी, मायके में अब कुछ नहीं है। लेकिन अब पेरेंट्स भी जैसे एक गलती मैंने आपको बताई, वैसे ही एक पॉजिटिव चीज जो पेरेंट्स में ये भी हुई है कि वो लड़कियों को अपने घर का हिस्सा बहुत अच्छे तरीके से मानने लग गए हैं कि मेरी बेटी शादी तो हो गई है लेकिन वो है तो मेरे घर का हिस्सा ही, तो वो उस जगह भी उनको छूट। देखिए मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले में अगर जैसे अभी को वो समय भूल जाओ आप, अभी का जो समय है बहुत कम ही केसेस होता है, क्योंकि जब हम जेन जी और नए यूथ की बात करते हैं तो हम ये भी सोचना पड़ेगा कि वो पढ़ा लिखा है, वो इस बात को लिए तैयार होता है कि वो डिनाई कर सकता है। अगर वो डिनाई नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स की बात को, तो वो लाइफ का डिसीजन में नहीं ले सकता। कल को लड़ाई होगी तो वो कहीं नहीं जा पाएगा, सिंपल बात। तो जैसा कि मैं सबकी बात आप लोगों की सुन रहा था, यहाँ पे मनीषा ने जो एक बात कही कि पेरेंट्स जो हैं वो प्रेशर बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप की जब बात आती है, इनफैक्ट जब शादी हो जाती है उसके बाद वो प्रेशर में लोग जो है नहीं बोल पाते हैं। मुझे मतलब ऐसा फील होता है, अब सारे पेरेंट्स का तो नहीं पता, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है, 30-40 साल 50 साल जो भी उनका होता है, वो एक एक्सपीरियंस के साथ आए हैं। तो पहले वो समझाने की कोशिश करते हैं, वो सही है गलत है वो उस पे हमें नहीं जाना है। पहले ये चीज कि कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो समझाने की कोशिश करते हैं। कई लोग उसमें दिक्कत फिर कहां पे आती है ना, जैसे कि सचिन सर ने कहा कि लोग बोल नहीं पाते हैं, और वहां पे अगर आप अपनी लाइफ डिसीजन ले रहे हो, ये पूरी लाइफ की बात है, अगर आप लाइफ उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप ऑफिस से घर जाने का अगर आपका मन नहीं कर रहा है, आप अपने घर में नहीं जाना चाह रहे हो, कई बार अगर ऐसी सिचुएशन आ जा रही है, आप ऐसी शादी में हो, आप घर तक नहीं जाना चाह रहे हो। कई लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली कि जो घर नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि वो फ्रेंड्स के यहाँ रुक जाए, ज्यादा टाइम स्पेंड कर लें, उनकी घर की ऐसी खराब कंडीशन है। उसमें अगर आप पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हो तो वो तो फिर आपकी गलती है ना, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहेगा, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चे के बारे में ये बातें कहने को किसी की तरफ से मिले, क्योंकि अभी भी वो जो कहते हैं ना कि वहां पे एक सोसाइटी का जो प्रेशर है, हम लोग कितने भी डेवलपमेंट और उस सबसे अलग होने की बात करें, लेकिन प्रेशर में रहते हैं हर पेरेंट्स, और वो चाहते हैं कि चीजें स्मूथ रहे। और वहां पे अगर कोई ये डिवोर्स की बात आती है तो अभी भी लोग उसको बहुत मतलब उस चीज से लेते हैं, बहुत बड़ी बात तो हमारी सोसाइटी में अभी भी माना एक्सेप्ट जाता है, नहीं किया जाता। वही छोटे तो हर पेरेंट्स पहले यही कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आप कुछ गलत कदम तक उठाने की नौबत आ रही है, जो कई केसेस में अभी हम लोग ने रिसेंटली देखा, कुछ में फोर्स किया जा रहा है और कुछ में जो है लोग नहीं सह पा रहे, तो वहां पे तो फिर गलत है। वहां तो आपको खुद ही डिसीजन लेना होगा, अगर नहीं ले पा रहे हो तब तो फिर आपकी लाइफ ऐसी इसमें ना मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से लोग कैसे चुप रह जाते हैं। एक मेरे एक नोन है, उनकी शादी हुई अरेंज मैरिज, लड़की की अरेंज मैरिज शादी कराई गई। शादी के बाद जो है लड़का वो उससे इंटीमेट नहीं हुआ, फिजिकल रिलेशन उसने नहीं बनाया, लेकिन एक कोई दूसरी लड़की थी, वो उसके ऑफिस में ही काम करती थी और वो घर आती थी और उन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था। तो जब उस लड़की ने ये सब देखा तो उसने अपनी सास को ये बात कही कि है ना कि इनका कुछ शायद चल रहा है, आप इस चीज को देखिए। तो उन्होंने कहा कि तेरा पति है, तू संभाल, मैं अब ये मेरा बेटा नहीं है, अब ये तेरा पति है। तो बाद में जब ये चीजें गुत्थी खुली तो फिर पता चला कि उस लड़के का ऑलरेडी उस लड़के का अफेयर चल रहा था, लेकिन उसने अपने घर वालों को बताने की कोशिश की, लेकिन घर वाले नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, शादी उस लड़की से नहीं कराएंगे, क्योंकि वो सेकंड टाइम उसकी मैरिज होती लड़की की, वो सेपरेटेड थी वो लड़की, इसलिए उसके घर वाले नहीं माने। उसने घर वालों ने उसे कहा हम मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। उस लड़के ने जबरदस्ती शादी कर ली, लेकिन उसने अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। और जिस लड़की से शादी की, उसके फादर को जब ये बात पता चली, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो मतलब प्रेशर में उस लड़के के जो माता पिता हैं, उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी खराब करवाई। जो लड़की के साथ चल रहा था सीन, उसके साथ भी, जिसके साथ शादी हुई वो, और उस लड़की के पेरेंट्स की। तो अगर पेरेंट्स उस जगह मान जाते कि ठीक है तुम्हें इससे शादी करनी है, जिससे हम करा रहे नहीं करनी, तो शायद वो 2 जिंदगियां बच जाती। लड़की के पास भी तो ऑप्शन था कि लड़का, जब इतने आप ओपन माइंडसेट वाले हो, आपने अपनी पेरेंट्स को बता दिया, आप लड़की के परिवार में चले जाते। आपको जब शादी करनी है, सेपरेटेड लड़की जिससे शादी उसको नहीं बताएंगे ना, मरने मारने की धमकियां ना। देने लग गए ना यार। अरे रिश्ता तोड़ने का बहुत सारे तरीके होते हैं। आप
अगर मेरे को एग्जांपल आप समझाइए, लड़के का किसी से रिलेशन है, जबरदस्ती किसी की बेटी से शादी कराई जा रही है, और अगर परिवार नहीं भी मान रहा है, आपका परिवार नहीं मान रहा है, आप दूसरे तरह जाओ ना, बोल दो कि भैया वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, आप ही की बेटी से आई डोंट नो लड़के क्या ऐसा पता, क्यों नहीं लड़की करते के हैं। माँ बाप तो रेडी होंगे, बिल्कुल कि सही भाई बात बोली कोई आपने। एंगल जोड़ दो, नहीं मुझे ही नहीं पसंद है, नहीं, कल ये छोड़ो बिल्कुल तो, सही बात है। क्यों नहीं? हम लोगों के सामने जब ये केस आया था, हम भी यही सवाल उठा रहे थे कि उस लड़के को लड़की को तो बता ही देना चाहिए। फिर दूसरा केस आया कि है ना, लड़के ने शादी कर ली घर वालों के प्रेशर में आके, और उसने नहीं बताया कि वो गे है, और शादी के बाद पता चला कि वो लड़का गे है, और उसने उस लड़की को भी नहीं बताया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैरिज, और मैं हूं ही नहीं, ऐसा उसने नहीं बताया। यहाँ पर ना मतलब जैसे आपकी मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि अगर उसको रिश्ता तोड़ना था तो वो कोई भी रास्ता अपना सकता था। अगर वो लड़की के घर वालों को जाकर के बोल देता कि मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रख पाऊंगा, मेरे घर वाले जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, आप देख लीजिए, तो शायद लड़की के घर वाले डिसीजन ले लेते। लेकिन क्योंकि जैसा कि मनीषा की बात में ये एक सेंटेंस था कि लड़के के पेरेंट्स ने लड़की को ये बोला कि अब तुम्हारा पति है, तुम संभालो, मतलब वो इस चीज से हाथ खड़े कर चुके हैं कि भाई अब तुम, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, नहीं होता है लड़की के पेरेंट्स ने, लड़के के पेरेंट्स ने कि तुम्हारा, मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रही हूँ आप ये समझिए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, पेरेंट्स ये बोलते हैं कि लड़का बिगड़ गया, शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा, बच्चा पैदा कर लो, सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके से बातें होती हैं। तो लड़के के पेरेंट्स के दिमाग में ये था कि हम शादी करवा देते हैं और बीवी आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने, हो सकता है, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने ये सिचुएशन देखी नहीं है, हो सकता है उन्होंने लड़के को प्रेशराइज किया हो, लड़का प्रेशर में आ गया हो, एक पॉइंट पर लड़के के दिमाग में भी शायद आ गया हो कि भाई सब ठीक हो जाएगा, शायद हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बच्चा तो है नहीं, उसको बांध के शादी करवाई गई होगी, है ना, तो उसने शादी कर ली, चीजें बिगड़ गई। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, जहां पर मेरे नोन है, उनकी बेटी की उन्होंने अरेंज मैरिज कराई, अच्छे वेल नोन फैमिली से हैं, लड़का भी अच्छी वेल नोन फैमिली से था, बैकग्राउंड चेक हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक, शादी हो गई। शादी के बाद वो दोनों जाकर के अलग शहर में रहने लगे। उसके बाद कुछ समय बाद मतलब वो लड़का लड़की को मतलब परेशान क्या करता था, मतलब उनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं थी, दे वर नॉट फीलिंग गुड विद ईच अदर। उनको घर का सारा सामान लाने का प्रेशर लड़की पे ही रहता था, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी जो उस शादी को एक सफल शादी नहीं बना रही थी। पर वो लड़की अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाई, क्यों? क्योंकि उसको ये लगा कि अब अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो समाज में लोग क्या कहेंगे, या मेरे माँ बाप पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे। उसने अपनी परेशानियां कम से कम 4 से 5 साल तक किसी को नहीं बताई। उनका बेबी हुआ, वही कि बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, बेबी हुआ। अपने चेकअप के लिए जाने से लेकर के अपनी डिलीवरी तक जाने तक के लिए वो लड़की खुद ड्राइव करके जाती थी और सब कराया। उसने अपने घर वालों को नहीं बताया, उसको लगा कि ठीक है बच्चा होगा सब ठीक हो जाएगा, सब यही कहते हैं। ये प्रेशर कि अब मैं बताऊंगी तो उनको खराब लगेगा। जब उनकी लड़की की मम्मी कुछ दिनों के लिए वहाँ गई, उन्होंने लड़के का बिहेवियर देखा, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। हर बार ये नहीं होता कि पेरेंट्स स्पेस नहीं देना चाहते, कई बार बच्चों के दिमाग में भी आता है कि भाई अगर मैंने बोल दिया तो मेरे पेरेंट्स के साथ मतलब वो क्या सोचेंगे या कैसे इस चीज़ से डील करेंगे, या सोसाइटी क्या सोचेगी वाला सवाल आता है। जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये इसके साथ गलत हो रहा है, वो लेके आ गए उसको वहाँ से, हो गया उनका डाइवोर्स, खत्म हो गई बात, दोनों अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कई बार अरेंज मैरिज में आप चाहे कितना बैकग्राउंड चेक कर लो, आप चाहे कितना स्पेस दे दो अपने बच्चे को, नहीं पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना बच्चे के ऊपर भी। जैसे मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ बहुत सारी चीज़ें अपने घर वालों को बताने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेस नहीं दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर बैठ के उनको बता दिया कि मेरे साथ आज दिन में ये हुआ, तो वो वहाँ पूरा टाइम सोचते रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ स्पेस ही एक वजह नहीं है। नहीं, और जैसे ये भी रीज़न है ना, कई बार फैमिली को लगता है कि उनका अपना ईगो है, उनको लगता है कि जो मैं सोच रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, ये कैसे सोच सकता है, हमने इसे पाला है, बड़ा किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो ये सोसाइटी का पीयर प्रेशर है। इनको क्या लगता है कि हमने अगर बच्चों को बाहर भेजा तो हमने डिसाइड किया बच्चों को बाहर भेजना, अब बच्चों की शादी हम तय करेंगे, उनका भविष्य हम तय करेंगे। लड़का ये सोच रहा है कि भाई लड़का मुझे रहना है लड़की के साथ, या मुझे अपने पेरेंट्स के साथ तो नहीं रहना, सोसाइटी के साथ तो नहीं रहना, मुझे तो उस लड़की के साथ जीवन बिताना है। तो मैं उस लड़की को क्यों ना चुनूं जिससे मैं प्यार करता हूं, जिससे कॉम्पेटेबल मैं समझता हूं अपने आप को। हालांकि कॉम्पेटेबिलिटी अरेंज मैरिज में आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लव मैरिज में ये होता है कि आप पहले कॉम्पेटेबल हो जाते हैं। और जैसे मेरे रिलेटिव ही है, उसी की शादी हुई और सगाई के 3 महीने में टूट गई। और उनको लगा कि पहले प्यार था, लेकिन उस 3 महीने बाद उनको लगा कि नहीं हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे। तो ठीक था, शादी टूट गई, दूसरी शादी की, वो ठीक ठाक है, वो अच्छे से रह रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि मेन इशू ये नहीं कि अरेंज मैरिज होना चाहिए या लव मैरिज होना चाहिए,
मुद्दा ये है कि आप जिसके साथ रहना चाह रहे हैं आप उसके साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। बेस्ट पॉइंट यही कंपैटिबिलिटी वाली जो ये बात कर रहे हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसमें भी है ना, कॉम्पेटिबिलिटी कैसे आएगी? अगर मान लो तब अरेंज मैरिज हम खत्म नहीं कर सकते ना आज के समय में। नहीं, लेकिन अरेंज मैरिज में एक और चीज होती है ना, और 4 महीने में आप किसी को कैसे जज लेकिन करेंगे? तो सचिन सर गारंटी कई बार दोनों में नहीं है ना कि हाँ। टिकेगी नहीं, नहीं, बिल्कुल, किसी कहीं भी गारंटी चीज गारंटी में रिस्क नहीं तो है। हर लेकिन जगह है। सचिन सर एक चीज जो कोई मैंने फ्यूचर तुम आज बोल रहे हो कि पेरेंट्स के कहने से तुम शादी करोगे, तुम बता सकते हो 10 साल बाद क्या होगा? नहीं नहीं, बता नहीं सकते। बता किसी को नहीं नहीं सकता। मुझे वैसे नहीं love पता, marriage में- मैं अपना नेचर जानता हूँ कि मैं संभाल हाँ। सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं सामने वाले का नहीं हाँ, जानता लेकिन- क्या वो टिकेगा लेकिन वो- नहीं टिकेगा, मैं लेकिन- कितना भी लेके बैठूं कि मेरे पेरेंट्स ने टिकाया मैं भी टिका लूंगा, नहीं वो लेकिन अरेंज मैरिज में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब अरेंज मैरिज में पेरेंट्स शादी कराते हैं किसी का XYZ का, तो उस बच्चे की जिम्मेदारी एक बन जाती है कि मेरी अरेंज मैरिज शादी हुई है तो मुझे ये पूरी जिंदगी भर ढोना है। सिंपल बात। तो प्रेशर है कि कल को टूटेगी शादी तो बाप की बेइज्जती, सास ससुराल की बेइज्जती, समाज क्या बोलेगा। लव मैरिज ये सबसे बियॉन्ड है। लव मैरिज में भाई मैंने तुमसे शादी की, उसको मालूम है कि तुम वापस घर जाकर बोल नहीं सकते। माँ बाप बोलेंगे अबे तूने अपनी मर्जी से शादी की भाई, तू देख ले अपनी लाइफ। शादी आपने अपनी मर्जी से की, आपको अगर ब्रेकअप करना है तो आप अपनी मर्जी से ब्रेकअप करो। तो ये एक इंडिपेंडेंसी तो है इसमें। हाँ, लेकिन सस्टेन कौन कितना करता है ये तो फ्यूचर ही बताएगा। बट मुझे लगता है कि जैसे जेन जी आज के समय में सोचता है, वो अपने डिसीजन ले रहा है, तो अगर कोई अरेंज मैरिज नहीं करता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लगता है करना चाहिए। अगर मैं भी अपने समय में होता तो शायद मैं वही डिसीजन लेता कि मैं खुद से शादी कर लेता। मेरे कितने जो चाचा जी हैं उन लोग लव मैरिज नहीं कर पाए क्योंकि उनका लव पकड़ा चला गया। उस समय तो लव लेटर्स लिखे जाते थे, चिट्ठी पकड़ी गई और उसके बाद उनको घर भेज दिया गया कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, कॉलेज बंद, जाओ घर खेती करो। तो मेरे तो 3 चाचा लव मैरिज नहीं कर पाए, वो पूरी ज़िंदगी इसी में रह गई, काश शादी हो जाती। एक होता है ना कि आप ज़िंदगी में एक चांस लेते हैं कि चलो कर लेते हैं, अब पूरी ज़िंदगी अब ये मलाल है कि नहीं किया हमने, तो ये मुझे लगता है तो लव अब मैरिज। तो स्थिति ये आ गई ना, पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड हो गए हैं कि अगर जैसे अब एक उम्र हो गई शादी करने की, लड़की मिल नहीं रही है, खोजने में आजकल एक ऐसा माहौल बन गया कि पेरेंट्स भी डर चुके हैं कि भैया खोजें ना खोजें, खोजने के बाद दिक्कत हो गई। तो बच्चों से भी पूछ लो, पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा रहा है, मेरे से भी पूछा जा रहा है। हाँ, मेरा है कि मेरा अब उठ चुका है लव मैरिज से, जितना देखना था मैंने देख लिया। तुम्हारा अब दिल मैं- बहुत टूट गया। अब ये लव मैरिज में दिल अब मैं तोड़ा। बैठ चुका हूं, अब तुम धोखा दोगे शादी में। अब वो जितना तुमने लव मैरिज किया था अब उसका निकालोगे शादी में। अब मैं बैठ चुका हूँ कि भाई अरेंज में आएगा तो देखा जाएगा। शादी में ठीक है? बीवी से लेकिन पूछोगे, पूछा तो जा रहा है ना। शादी में अरेंज मैरिज में बीवी से पूछा जाएगा क्या तुम्हारा कोई अफेयर था, वो बोलेगी नहीं, लड़की बोलेगी लड़के को तुम्हारा कोई अफेयर था, 4 साल बाद पकड़ा जाएगा दोनों का अफेयर, और फिर पूरा बवाल फिर होगा। उसके बाद पूरा बवाल होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, पेरेंट्स अब आज के समय में इतने ओपन माइंडेड हो चुके हैं कि वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर कोई है तो बता दो। ओपन पेरेंट्स माइंडेड पूछ नहीं रहे हैं। हाँ। पेरेंट्स के ऊपर ऐसा प्रेशर है कि नहीं भी अगर हाँ ना भी करेंगे ना तो खुद ही अपनी मर्जी से शादी करेंगे। हाँ, पर कहाँ है वो लेकिन प्रेशर? पूछ रहा वो है, बहुत क्यों मतलब नहीं? नहीं, वो परसेंटेज बहुत कम है। नहीं, अभी भी जो पेरेंट्स स्पेस अरे दे रहे हैं, मेरे- अभी भी घर वाले जबरदस्ती शादी मैंने तय बहन कर से रहे बोला हैं। है, वो मैंने उस बहन जगह से पे बोला, है, मेरी बहन की गरिमा शादी उस के लिए जगह मेरे पे पापा है, ने मेरे से बोला कि जहाँ- जाके बहन से पूछो। नहीं, मैं बताओ, नहीं तो वो बताओ। उस जगह पे है जहाँ पे जो लड़के हैं ना वो पेरेंट पर डिपेंडेंट है। जैसे बिजनेस एम्पायर है, किसी का बिजनेस है, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, जो लड़का घर से बाहर निकल गया, नौकरी कर ली, पहले सैलरी मिलते ही वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसके बाद बोलता है मैं एक्स जो भी नाम हो, मैं खुद अपनी लाइफ का डिसीजन करता हूँ, मैं करता धरता हूँ, क्योंकि सैलरी मेरे पॉकेट में है। भले उसकी सैलरी 10,000 हो, 4 तारीख को खत्म हो जाती है सैलरी, लेकिन उस दिन उसको ये एहसास होने लगता नहीं, है। वो अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को उस तरीके से ढाल लेता है ये ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो सर्कल है इसी में हम लोग ये चीज देखते हैं, लेकिन जैसे अगर हम और पीछे की सिटीज में या गांव में जाते हैं, वहां पे अगर अर्निंग मेंबर एक लड़का या एक लड़की है, उनको इस चीज का कुछ भी उनको फ्रीडम नहीं होती है। तुम कमा रहे हो, लेकिन शादी तुम घर वालों की पसंद से ही करोगे। नहीं तो अगर मैंने तो क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, दिक्कत की बात देखिए, घर वालों ने लड़की पसंद की, आपको समझ में आ गई, आपने हाँ कर दी तो आपने शादी कर ली, वो ठीक सिस्टम है। घर वालों ने लड़की पसंद की, आपको समझ में आए या ना आए, आपको करनी ही है क्योंकि घर वालों ने और पसंद रहना कर दी। है, उसको मेंटेन करना है। मेंटेन करना है, तो वो दिक्कत है। सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, और वही ये तो लड़के के जो लिए ये भी है। ये जो शब्द घुटन आया कि पूरी जिंदगी आप 30 साल शादी में चले जाते हैं, ग्रे डिवोर्स होता है, 40 साल बाद डिवोर्स होने का लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि 30 साल तक आप डर से रहे एक साथ कि भाई समाज क्या बोलेगा, या बच्चे का भविष्य क्या होगा, बेटा कैसे बनेगा या बेटी जो भी है कि उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो हस्बैंड वाइफ एक ही फ्लैट घर के नीचे अलग अलग कमरे में रहते हैं और वही 10 साल बिता दिया उन्होंने।
लेकिन अभी जो लोग यूथ हैं, क्योंकि अभी जो नया वर्ग जो आया, नया युवा, वो ये सब नहीं सोचता। वो तो ये सोच ही नहीं रहा है कि बच्चा पैदा करना है। उसको तो पहला है कि पहले शादी करनी है, लाइफ एंजॉय करनी है, फिर बच्चा करेंगे, फिर देखेंगे। और आजकल जितने हैं, आजकल कई लोग सिंगल पेरेंट करते हैं। तो ये एक नया चलन है, ट्रेंड है। 50 साल और 200 साल से जो चला आ रहा था वो सब खत्म हो रहा है, नई चीजें आ रही हैं। पर पता है सचिन सर, आप सिंगल पेरेंटिंग की बात तो कर रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है सेपरेशन के बाद एक लड़की के लिए घर मिलना, रेंट पे उसको घर देना कितना मुश्किल हो जाता है। उनको रेंट पे मिलता ही नहीं है घर। सोसाइटी, पड़ोस में रहने वाली आंटी भी जज कर रही होती है। हो सकता है बड़े शहरों में जहाँ पर हम इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, जहाँ पर किसी को नहीं फर्क पड़ता कि 21वें माले पे कौन है और 20वें माले पे कौन है, वहाँ फिर भी मिल जा रहे हो घर। लेकिन जहाँ पर लैंडलॉर्ड साथ में रह रहे हैं, या छोटे शहरों में अभी भी जो लड़कियां सेपरेटेड हैं, उनको घर देने से पहले वो जजमेंटल एक्सरे जो होता है ना, वो होता ही है। आज भी लड़कियों के लिए सेपरेट होने के बाद अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब हम इस कमरे में बैठ के बहुत आराम से ये सब बातें कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं हर मायने में। वो तो घूमते फिरते कोई लड़का भी जाएगा वो नहीं, वो नहीं, नहीं, लड़की का नहीं होता है। मुझे लगता है नहीं, कोई भी बैचलर अगर कोई बैचलर्स के साथ तो होता है। बैचलर्स की बात नहीं। हाँ, कोई लड़की अगर लड़के को छोड़ के चले जाए तो उसके लिए भी तो हो जाए मारता पीटता होगा लड़की को, नहीं दूसरी शादी। बहुत चीजें वो assumptions जो है ना, वो सबके लिए। अब जैसे सचिन सर की जिस एज में अगर ये है, अगर ये भी अकेले वहां पे जाके कहेंगे ना कि नहीं देते, आप पूछो उनसे, नहीं देंगे, वो फ्लैट नहीं देते, वो कहते हैं कि आप उनको भी बैचलर ही काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो तो प्रॉब्लम, बैचलर को तो नहीं मिलता। हाँ, वो चाहे वो आपकी एज कुछ भी हो, 45 भी आपकी एज हो जाए, तब भी वो जज करने लगे। लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है और जो आदमी है उसका भी होता है। एकदम वो होने ही लगता है। वो रेंट पे नहीं मिलना, वो तो अलग ही समस्या हो जाती है। एक और चीज मुझे लगता है ना कि आजकल पेरेंट्स जो है ना, वो लेजी हो गए हैं इस मामले में, अरेंज मैरिज वगैरह के मामले में। पहले होता था ना, वो कहते थे चप्पल, ये भी बोल रही हूँ, ये सारी चीजें हमारे सर्कल में हो रही है। अगर आप तुम्हारे गांव में जहाँ बाहर जाकर अगर तुम ये चीजें पहले गांव में क्या देखता था ना, मतलब आस पड़ोस से चाचा वाचा को उठा के कि अरे यार उसके यहाँ चलना है लड़का देखने, मोस्टली वही होता था कि वो लड़का देखने जाते थे। वो चीजें होती थी, जाते थे गाड़ी से, मतलब कम से कम एक लड़की की शादी के लिए 10-12 दरवाजे पे वो लोग जाते थे। और वो टाइमलाइन जो होती थी वो 6 महीने से साल भर तक की टाइमलाइन होती थी। तो वो लोग होते थे, और लास्ट के 2-3 महीने जो होते थे काफी अग्रेसिव हो गए, वो लोग ढूंढते थे, हर हफ्ते दूसरे हफ्ते वो लोग प्लान कर लेते। लेकिन सोचो, करना भी नहीं चाह रहे। शादी कैसे होती थी? हाँ, उसमें आप गाड़ी, जैसे मैं भी जाता था, तो उसमें क्या हुआ, आप लड़की का घर गए, लड़की को पूरा चेक किया, भाई पढ़ी लिखी है नहीं है, बायोडाटा, घर परिवार सही है कि नहीं, बैकग्राउंड सही है कि नहीं। लेकिन लड़का से कुछ नहीं मतलब। Exactly. लड़का वहां बैठा हुआ है, उसको बस शॉपिंग सुंदर करने दिखनी जा रहे हो चाहिए, बस। हाँ। उसको सुंदर लड़की दिखनी चाहिए। उसके बाद लड़के को बोल, अगर परिवार थोड़ा सा है तो बोल देगा 2 मिनट भाई बात कर लो कॉर्नर में जाकर। अब आप 5 मिनट का टाइम है, एग्जाम देना, ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन है, पास कर लो। लड़के भी देखे जाते हैं, ऐसा नहीं पहले नहीं, शहरों में होता है। कैसे देखे जाते हैं लड़के? लड़कों का देखा जाता होगा कि मेरे कितना कमाता है। पापा को अगर लड़कों कोई का पहले खाली- देख लिया होता और मेरी मम्मी को देख लिया होता तो शादी नहीं हुई। नहीं, वही चीज़ है, सबके लिए वही चीज़ है। अगर लड़का, सही बता, जैसे सही मेरी- बता रहा हूँ, आज जिस हिसाब से अगर आपका बैंक बैलेंस, मेरे नाना आके देखे, सब कुछ करे, फोटो ले जाके, उस समय की बात बता रहा हूँ, फोटो ले जाके दिखाया गया, शादी तय हुई। ये भाई मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे को जब वरमाला डाली तब एक दूसरे को देखा था। मेरे नाना जी का वो तो इससे पहले वो तो हमारे नहीं पेरेंट्स देखा में था होता था। उन्होंने नहीं, एक ये दूसरे बात को। जो है मतलब दोनों को देखा जाता है, ऐसा नहीं। लड़कों को देखने के लिए प्रॉपर वो आते हैं, और लड़कों के लिए अलग हाँ, पैरामीटर हाँ, लगती है। पैरामीटर्स अलग होते हैं ना लड़कों फील्डिंग के। लगती है, फील्डिंग लगती है। फील्डिंग लगाई जाती है, और कोने मैं आपको कोने बता रहा हूँ, जो हम टॉपिक से भटक रहे हैं। टॉपिक से नहीं, बता रहे हैं। अरेंज मैरिज का मैं बता रहा हूँ, अरेंज मैरिज में क्यों अब आपको बिठा दिया गया। आप जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, चारों तरफ से आपने मुझे घेर लिया है, प्यार से आप मेरे से एक एक चीज ऐसे ऐसे पूछोगे ना, अच्छा और इससे पहले कुछ रहा नहीं है ना कहीं पे। भाई ये सवाल आते हैं, कितना कमा लेते हो, सैलरी स्लिप वगैरह, दो लोग आपस में बात है, आप यहाँ बैठे हुए हो, सैलरी स्लिप भी जांच लेना, देख लेना, जरा मंगवा यार। मतलब ये सब चीजें लड़कों के बीच में भी आज है। के समय भाई, लड़कों के लिए एक ये सेकंड, स्थिति एक है। सेकंड, मतलब नहीं, हम इंक्रीमेंट हो गया सैलरी के लिए, ये बढ़वाने के लिए बोलना पड़ रहा है भाई, कि शादी नहीं, होने अरेंज मैरिज अरे की ये होता टॉपिक है, नहीं, और- शादी होने वाली है, ये बोलना पड़ रहा है कि भैया पैसा बढ़ा के शादी होनी चाहिए। नहीं, लड़कों का सैलरी स्लिप देखी जाती है, उनसे पूछा जाता है कहीं पहले कोई रिलेशनशिप तो नहीं रहा है। ये सब लड़कियों से चल के दिखाना, नहीं, लड़कों का भी देखा जाता क्या है, देखा जाता है? काला है, गोरा है, अरे, गोरा है। इस बात को लड़की मैं अगर लंबी हो
गंजा का सबसे बड़ा मैटर कर दिया जाता है आजकल जिसकी नया हाइट मिसमैच हो जाएगी अब उस पे लड़की की हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एग्जैक्टली लड़के की हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आप मैं खुद तो बोल रहे बराबर हो। नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ लड़कियां ये एक्सेप्ट करना शुरू करें कि लड़की ज्यादा कमा रही है, लड़का कम कमा रहा है, शादी करने को तैयार है। ऐसी है शादियां, है ऐसी शादियां। लेकिन रेशियो कम है, रेशियो बहुत कम है, ये बात धीरे मैं धीरे भी बढ़ेगा ना, क्योंकि रेशियो लड़की बहुत को कम है। क्योंकि लड़की को शुरू से ही देखा गया है कि वो घर पे रह के घर संभालेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी, इसलिए लड़के की सैलरी स्लिप शुरू से देखी जाती है कि हाँ हमारी बेटी की तो ये जॉब है जो पहले से डिस्क्राइब की माई गई मनी है। इज माई मनी। money is also my money। खैर हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे? नहीं ये तो सही है, शादी की यही बात सही है, है, नेक्स्ट जनरेशन की बात है। बिल्कुल सही तो है। ये चीज शुरू से होती आ रही है और जो धीरे धीरे कम भी हो रही है, क्योंकि लोग अब लड़कियों के लड़कियां पक्ष भी में बात कमाने लग करते गई रहे। है। हाँ, तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि जैसे सिटी में अगर जो गरिमा उनके हस्बैंड, मैं मेरा हस्बैंड, अगर हम दोनों साथ में रहे तो आधा आधा खर्चा होता है, दोनों करते हैं। तो ये चीजें चेंज हो रही है, पहले ऐसा नहीं था, इसलिए वो चीज आज भी लड़कों की लेकिन एक salary रेशियो देखी देखोगे जाती ना, है। मैं अभी मतलब ऐसे देख रहा हूँ कि Same यहाँ चीज पे love वो marriage, रेशियो अभी भी है, arrange उस marriage रेशियो में बहुत डिफरेंस है अरेंज कि मैरिज और नहीं, लव मुझे मैरिज में बताइए, जो रेशियो है जब वो लड़के उसमें भी लड़की अभी बहुत वाले- डिफरेंस है। लड़की वाले देखने आते हैं, बुरा लगता है कि नहीं? क्यों? दो जब चार लड़- सवाल से बुरा लगता है कि हाँ, नहीं? अरे सवाल हर्ट करने वाले सवाल पूछते हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हर्ट कर देते हैं हाँ, सवाल। एक सेकंड से बुरा लगने नहीं, नहीं, लगा, नहीं, और गरिमा। लड़की को ऊपर से नीचे नहीं, तक नहीं, पूरा नहीं। स्कैन ये आप- फिर इन लोगों अगर को आप लगता है लड़की कि देखने लड़की जा रहे हो, लड़कों के रवि, साथ होता है, आज बताया के समय जाता में है लड़कों के रवि लिए ये और स्थिति है, उत्कर्ष। लड़की मिल जाए, अच्छी मिल अच्छी मिल जाए। पता- अच्छा, तुम लड़की देखने जाओगे, तुम क्या देखोगे उसमें सबसे पहले और क्या बात करोगे? हम लोग तो बात करने जाएंगे, बस हमें तो मारे लड़की ना। से क्या मतलब है, हमें देखोगे नहीं, नहीं? बात करने जाएंगे। लड़की से क्या मतलब है, ये क्या बात बोल रहे हो भाई? अरे और लड़की देखो से क्या इनको। मतलब, मैं कह रहा हूँ कि हमें लड़की से क्या मतलब मैं लड़की से ही बात करने जाऊँ, वो दिखने में कैसी है वो तो पहले तुम्हें- पता होगा। हाँ, अब की जनरेशन में पहले पता होता है। सबसे बड़ा जवाब, जैसे तुम्हारे बस पास मारे फोटो ना। आई है। बस मारे ना। अरे यार, ये तो बहुत ही खराब बात बोली है उत्कर्ष ने। चलो ये मजाक चलो एक दो केस, अगर फिर इसी केसेस नहीं, मैं के लड़कों बारे के लिए में भी बोल रहा हूँ। इसी केसेस के लड़कों बारे के में लिए अगर बोल बात रहा करें तो हम केसेस देख सकते हैं। ये चीज बिल्कुल गलत की है उस लड़की ने, या जिसने भी किसी ने और किया है, लेकिन हम उसकी वजह से सबको जज नहीं कर तो सकते मैं तो हैं। बोल रहा हूँ, तो नहीं, उसकी नहीं, वजह और से जज सारे करने लड़के भी तो वाली- जज नहीं, होते हैं नहीं, ना। जज करने वाली बात नहीं है। आपने ये जो सेंटेंस बोला, ये बहुत खराब सेंटेंस था उत्कर्ष, क्योंकि बहुत सारे मीम्स और बहुत सारे रील्स में इस तरीके के सोशल मीडिया पे देख रहे हो, इट बॉइल्स माय ब्लड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगेन जो भी जितने भी केसेस हुए अभी तक जिसमें लड़कियों ने लड़कों के साथ गलत किया है, मैं उन लड़कियों को कहीं सही नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। अगर आप कंपैरिजन करने निकलेंगे तो रेशियो ऐसा निकलेगा कि आपको यहाँ पर इधर 2% मिलेगा और इधर आपको 98% चीजें मैं मिलेंगी। तो बोल रहा हूँ कि लड़के अपने कुकर्मों की वजह से, जो पुराने लड़कों ने जो किया है उसी की वजह से ही मारे जा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल देता हूँ और क्लियर कट बोल देता हूँ कि जितनी चीजें हो रही हैं, आखिरकार लड़कियां एक लेवल पे बोल देने ना। कल एक डॉक्टर का वीडियो आया, मुस्कान सोनी करके, उसने क्या बोला कि आजकल लड़कियां, एक दो लड़के मरने क्या लगे, लड़कों पुरुष समाज पूरा डर गया। स्थिति यही है ना, लड़कियां इसका एग्जाम्पल सेट कर दे रही है ना कि भाई कहीं भी आप बात करिए, ग्रुप में जब लड़कियां बात की, वो कितनी चीज हम लोग जो बोलते हैं हम बहुत एलीट क्लास हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, सारे हैं, जब ग्रुप में ये चीजें बात होती हैं तो होता है कि अरे एक दो मर रहे हैं तो बुरा लग रहा है, तब डर रहे हैं, लड़कों के अंदर अभी डर लग रहा है, शादी के लिए पेरेंट्स इसलिए इस वजह से डर रहे हैं। नहीं तो मैं कभी मैं नहीं कह रहा हूं कि दहेज के लिए लड़के ही जिम्मेदार हैं, लड़कियों पे ही ज्यादा प्रताड़ना होती है। लड़कियां, मैं तो सवाल करता हूं, लड़कियां ही क्यों घर का सारा काम करती हैं, लड़के क्यों नहीं करते? सारी चीजें तो है, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन पॉइंट यहाँ है ना कि कहीं ना कहीं लड़कियों ने भी इसको जस्टिफाई किया है ना, कुछ लड़कियां भी तो इसे जस्टिफाई कर रही हैं। हाँ, कुछ लड़कियां इसको मतलब जस्टिफिकेशन वाली यहाँ पे ये वेयर अबाउटरी जो होती है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि अब लड़कों में डर का माहौल है, और मान लीजिए लड़कों में डर का माहौल शुरू हो गया है ना 4-5 केसेस से, तो लड़कियां तो पैदा होने से ही फिर डर के माहौल में जी रही हैं, क्योंकि पहले तो उनको कई लड़कियां तो बेचारी पैदा हो ही नहीं पाती हैं क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या की वजह से। फिर उसके बाद कई लड़कियों को घर वाले इसलिए मार देते हैं क्योंकि अगर उनके पास खाने खिलाने को नहीं है और एक बेटा है उनके घर में, तो उनको लगता है कि लड़की से निजात मिल जाएगी, बेटे को हम खिला पाएंगे। उसके बाद कई लड़कियां इसलिए मार दी जाती हैं क्योंकि शादी करने के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं है। कई लड़कियां दहेज हत्या की वजह से मार दी जाती हैं। कई लड़कियों को क्योंकि उनका पति अब इस दुनिया में नहीं है तो सोसाइटी जीने नहीं देती। तो लड़कियां तो पैदा
होने से ही फिर डर में जी रही हैं। अब ये जो डर का माहौल है लड़कों में वाला, जो ये अभी नया नैरेटिव शुरू हुआ है ना, ये मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है कि हाँ जिसने गलत किया है कहो। क्या हमने ऐसे बोला? हमने तो कभी नहीं बोला कि दहेज अगर आदमी ले रहे हैं तो हम ये तो नहीं कहते कि सारे आदमी दहेज ले रहे हैं। हाँ, और हमने तो ये सेम कभी नहीं कहा। जैसे इतने बड़े बड़े रेप केसेस आपने देखे हैं, सुने हैं, है ना, तो उसमें कभी भी मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आई है कि इस एक आदमी ने रेप किया है तो सारे आदमी रेपिस्ट हैं। कभी फीलिंग, मेरे घर में फादर हैं, मेरे घर में ब्रदर हैं, दादा हैं, चाचा हैं, तुम Male फ्रेंड्स friends हैं हम हो, लोगों मेरे के। फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हैं। एक बात फिर भी आ जाती है, आदमी ऐसे ही होते हैं। नहीं, आता है ना, वो जनरलाइज वो- स्टेटमेंट वो जनरलाइज हमेशा वही चीज मैं बोल रहा हूँ। जनरलाइज हर बार आता है, हर बार जनरलाइज दोनों स्टेटमेंट के से हम आता लोग हट जाते हैं। और जो बात आपने कही ना, वो मोस्टली मुझे लगता है ना कि कोई भी एजुकेटेड या फिर जो मतलब ऐसे लोग होते हैं, आप किसी के भी मुंह से ये नहीं सुनोगे जब मतलब कुछ सीरियस। ये क्या हो गया है ना, आजकल जो कल्चर है और इंटरनेट की वजह से मीम्स पेजेस जो है ना, उन्होंने इन सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। और जो ये बातें अभी जो बात निकल के आ रही थी, जो ये उत्कर्ष अभी कह रहे थे कि यहाँ पे कि लड़के जो हैं वो डर में है, आप किसी ऐसे इंसान से नहीं सुनते होंगे जो जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, चाहे वो फ्रेंड हो आपके या आपके मतलब ब्रदर हो, जो भी हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, वो सब ऐसी बातें नहीं कहते। बहुत रेयर मुझे लगता है कि कोई भी एजुकेटेड इंसान ये बात करेगा, क्योंकि आप जनरलाइज नहीं कर सकते किसी चीजों को। लेकिन जब ये बात यहाँ पे जो ये बात आ रही है ना कि डरने की बात और वो सब जो चीजें हैं, खौफ और वो सब देख देख के माइंडसेट लोगों का बनना स्टार्ट हुआ है। प्रॉब्लम्स जैसे कि गरिमा जी ने कहा, बहुत चीजें लड़कियां झेलती हुई आई हैं। लड़कों के मन में कुछ चीजों को लेके अब ये सब देख के डर लगने लगा है। ये चीज हमें एक्सेप्ट करना होगा कि है मन में ये सब चीजें, जब आप देख लेते हो लेकिन ये तो तो लव डर मैरिज आने में भी लगता है, है। एक्सट्रीम और केसेस दोनों तो में किसी है, भी हो सकता और है, दोनों इसमें में क्या ये केसेस है। कई केसेस जो ऐसे हुए हैं, अभी एक जो मेघालय वाला इंसिडेंट था, वो क्या नाम था उसका, सोनम। वो तो लव मैरिज ही था ना शायद, नहीं सोनम नहीं, मुस्कान वाला किसी वाले में मुस्कान वाला कोई था, एक था कि सोनम जिसमें वाला हाँ, जो केस सोनम था, वो लव लव मैरिज मैरिज था। था। सोनम तो अरेंज और था। राजा और आपको अरेंज पता वो है arrange कि marriage। ये इन 4 केसेस के बीच में कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके केस दर्ज नहीं हुए होंगे, लेकिन उनकी बहुत सारे उन्होंने cases अपनी ऐसे आते हैं जो जान रह गंवाई गए। होगी इन लड़कों के परिवार या लड़कों की वजह से, किसी ने दहेज हत्या की वजह से, किसी मेरे ने- हिसाब से जिसने क्राइम किया है वो दोषी क्रिमिनल है, सब- चाहे वो वो लड़का है दोषी है, लड़की चाहे है। वो लड़का वो है। उनका माइंडसेट, वो और- क्रिमिनल और माइंडसेट मैं है। मतलब विद नो ऑफेंस एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग ऑफेंस, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगर मजाक में भी ये सब चीजें प्रमोट करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा नहीं, मजाक वाली बात नहीं, मजाक वाली बात नहीं। सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया पे ही, जैसे इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे ही सबसे ज्यादा ये सारी चीजें आ गई ना। आप घूम फिर के देखे, नीले ड्रम वाला जब केस उठा, हर एक इन्फ्लुएंसर ने, हर एक जो छोटे से लेके बड़े से लेके कमेंट्स में हर जगह किसी कोई लड़की दिख गई तो ब्लू ड्रम का वो स्टिकर जा रहा है, कोई चीजें आ रही हैं, हर एक इन्फ्लुएंसर ब्लू ड्रम की वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट सिया वाले केस में देखो, आज पहाड़ की सोनम के बाद पहाड़ ट्रेंड पे बन गया कि आप हनीमून पे वही पहाड़ पे जाओगे तो फेंके जाओगे। आपने हर चीज को तो वही कर दिया ना। पहाड़ वाला जब केस आया, हर कपल जाके पहाड़ पे नहीं, मैं पहाड़ पे नहीं हूँ, 10 बंदे लेके आओ, दोस्तों को मैं भी बुला लेता हूँ। तो किया तो यही चीज गया है ना। ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना। मजाक जिस मजाक में लोहागढ़ चीजें बन रही फोर्ट हैं। पे ये सिया वाला केस हुआ है, उस पर्टिकुलर स्पॉट को सिया स्पॉट का हाँ। नाम दिया गया है। और जैसे 1 महीने में अगर 1000 लोग वहां देखने के लिए जाते थे लोहागढ़ फोर्ट, अब वहां पर 1500 लोग जा रहे हैं। मतलब 25% कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो चुका है खाली उस उनको रेशो में, सोचना क्योंकि चाहिए। उनको फेंका वो काम जगह कैसे जाना है। ओवरऑल क्या आ रहा है, यही रीजन ना कि सोशल मीडिया के सोशल थ्रू मीडिया लोगों की को मतलब वो गलती है, किया गया। exactly। वैसे हम लोग टॉपिक से अलग जा रहे हैं, बात यहाँ पे आनी चाहिए कि वापस फिर Again, से arrange अरेंज मैरिज, Yes, लव yes, मैरिज, बताइए yes, सर। मुझे अब मतलब अब देखिए, मैरिज और अरेंज हो या लव हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। शादी जो है, अगर आप कोर्टशिप में है तो वो अच्छा होना चाहिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता लव हो या अरेंज। और जनरली आजकल जो अरेंज मैरिज होता है उसमें तो लोगों को बहुत लंबा वक्त मिलता है मिलने जुलने का, बातचीत करने का। हाँ, फोर्सफुली अगर कहीं हो रहा है, जहाँ मजबूरी में फादर अपने ईगो से शादी करवाना चाह रहे हैं, वो गलत है। और दूसरी तरफ अगर लड़के को लग रहा है कि नहीं, मेरा ईगो आगे है, मैंने ये लड़की चूज की है और मैं इसी के साथ रहूंगा, तो वो मुझे लगता है कि वहां भी गलत है। आपको समझदारी से करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा, 2 लोग शादी करते हैं 40 साल 50 साल की शादी करनी होता है। अमेरिका तो है नहीं कि भाई आज शादी की, कल फिर कोई और लड़की, परसों कहीं और, बच्चे कहीं और घूम रहे हैं, कोई न्यूयॉर्क में घूम रहा है। तो ऐसा तो है नहीं, इंडिया में तो सब एक ही सोसाइटी में रहने हैं। और मुझे लगता है कि पारिवारिक शादी होना अच्छी बात होती है। जो लोग मिल के आते हैं, आप देखिए कितना अच्छा लगता है जब शादी होती है, लोग तैयार होते हैं। तुम्हारी शादी भी तो कितने दिन, 4 दिन इवेंट चला होगा,
4 दिन का इवेंट कहाँ होता है विदेशों में किसी की शादी? वहाँ तो एक दिन में घर वाले कुछ कई बार तो घंटों में निपट इस जाते वजह हैं। से शादी नहीं से अलग नहीं हो पाते बच्चे, उन्हें लगता है यार इतना खर्चा हो गया अब क्या होगा, वो अलग नहीं हो सकते। नहीं, लव मैरिज में तो लव मैरिज करने के बावजूद लोग अरेंज की तरह शादी इसीलिए तो करते हैं ना। वही तो वो लव board कम में अरेंज जाते वाली हैं। जो चीज आ गई। हाँ। आप और आजकल जो मतलब पेरेंट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होंगे जो उस तरीके पुराने जो जमाने की चीजें थी कि नहीं तुमने घर में ऐसे जिक्र कैसे कर दिया, जैसे इन्होंने कहा ना कि पूछा जाता है कि आपका कोई है कोई नहीं वो है। इसीलिए पूछा हाँ, जाता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा नहीं होता। भरोसा नहीं होता। पेरेंट्स को मान लो मेरे ऊपर या तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, उसको लगता है कि ये इसकी जो चॉइस है या डिसीजन है गलत है। नहीं ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ये भी है ना कि हाँ। नहीं तो पेरेंट्स अगर तुम्हारी हर बात मान- हमें भी तो लोग सही नहीं मिल रहे। आज के समय में ऐसी स्थितियां बन गई हैं, नहीं, सही लोग नहीं और मिल रहे सचिन सर, हैं, मतलब पूछ जो- लेते हैं क्या पता और अब चीजें समझदार अलग हो बच्चे गई, हैं, ये मतलब भी जो तो मैंने condition देखा है ना, जितने को मैं जानता हमारे हूँ पास दो रिलेटिव example से है। लेके अपनी फैमिली तक रिलेटिव से लेके हमारे पास दो अच्छा तो बोला example आपने। हैं। रिलेटिव से लेके अपनी फैमिली तक के एग्जाम्पल को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उस दौर में आ चुका हूँ जहाँ पे बहुत तरीके से प्रेशर आ रहे हैं। प्रेशर क्या किया यार, अब कर लो, अब क्या है, अब इस तो उम्र तुम में लव पहुंच मैरिज करोगे चुके हो। अरेंज मैरिज? मैं लव कम अरेंज करूंगा। तो वैसे ही मतलब अगर सीधा बोलो ना, लव मैरिज करोगे बाद में घर वालों की को मर्जी के मना साथ, करके। मैं इसलिए मनाने की बात ही नहीं, वो पूछते मनाऊंगा रहते हैं नहीं। कि कोई है, तो मेरी तरफ से है कि हाँ, और उनकी तरफ से वो एकदम ओके हैं कि चलो यार मुझे अरे अब तो कुछ दिन और अभी में अंतर आ जाता है ना, कुछ दिन में सवाल change हो जाता है। सवाल की वजह से कुछ दिन में देखा चीजें जाएगा ना change क्यों हो जाती नहीं है ना, आता। कुछ दिन लेकिन में। इसमें एक चीज तुमने तो बताना वीडियो मैं में भूल बोल गया, दिया है ही एक जो नहीं। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा कास्ट फैक्टर है, हाँ, ये इसके बीच में बहुत बड़ा बहुत reason ये है। तो अभी बहुत है, यही ये तो तो अभी मैं मानना। कह रही अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा रीजन कास्ट फैक्टर हाँ। है। लव मैरिज टूटने का सबसे बड़ा रीजन जो पेरेंट्स नहीं मानते हो कास्ट कास्ट फैक्टर फैक्टर है। है। और ये मुझे लगता है कि मैं सोचता था कि Honestly- जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कभी सोचता ही नहीं किसी से बात करने में वो किस जाति का है, ठीक है। लेकिन यहाँ दिल्ली आने के बावजूद मुझे लगा ये मेट्रो शहरों में भी लोगों को ये बहुत पूछते हैं लोग कि तुम किस जाति को हो, तुम अरे किस वो बिरादरी सरनेम को। पूछ लेते हैं उनसे हाँ, से, तो हाँ, ये जानबूझ के वो आप सरनेम जिस दिन पूछते ये हैं, पूछने हाँ। लगेंगे ना, तो जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक ऐसे शादी टूटती रहेगी। क्योंकि शादी में क्या होगा, पेरेंट्स को लगेगा अरे ये तो नीची जात का है या ऊंची जात का है, जाति तो फिर वाला वहां पे जाति का जैसे मसला आएगा तो फिर अरेंज मैरिज और लव मैरिज की लड़ाई तो बस हमेशा चलती रहेगी। बिल्कुल कोई डेविड किसी थॉमस से शादी करने से पहले नहीं पूछता कि तुम क्या हो, वॉशिंगटन हो कि क्या हो। लेकिन हमारे यहाँ जरूर पूछा जाता है कि भाई तुम फलाना कास्ट के हो या ढिमकाना नहीं, कास्ट के उस हो। कास्ट के में भी किस लेवल पे हो। हाँ वही बहुत बात चीजें है। निकल के आती है तो वो। अब कुछ- मैंने यही कहा था कि है ना, जो चीजें हम यहाँ पर बैठ के जो डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं अभी पेरेंट्स मानने लग गए हैं, पेरेंट्स पूछने लग गए हैं, अगर हम ही हमारे ही गांव में जाकर 1 2 5 घरों को भी देख लेंगे तो फिर ये चीज बिल्कुल सच नहीं है, क्यों नहीं पूछते हैं। पता गांव नहीं, की बात मतलब कर रही हूँ मैं अपने गांव का बता रहा हूँ। हाँ। मतलब वो होता है कि रीजन वाइज रीजन तुम चीजें क्या चेंज हो, कास्ट क्योंकि नहीं पूरा? कास्ट मतलब कि कास्ट की वजह से शादियां नहीं हो हाँ, पाती है कास्ट की वजह से और नहीं होती, पेरेंट्स कास्ट की अरेंज वजह से मैरिज नहीं ही होती है, करते वो हैं। तो है। अभी भी मैंने आई थिंक 7 8 साल पहले ही एक ऐसी शादी देखी है जिसमें दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को पहले देखा ही नहीं था। ओह इस टाइम हाँ, इस टाइम पे भी तो कई ऐसी जगह हैं जिन्हें अभी आगे आना बहुत बाकी है, तो फिर वो बहुत रीजन बाकी है। वाइज फिर वो चीजें रीजन वाइज हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे हम बात कर पा रहे हैं प्रिविलेज जैसा आपके, तो ये बिल्कुल सही बात है। और हमारी बातें सुनते हैं या हम घर वालों के पास जाते हैं, हमारे घर वाले थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो सुनते हैं हमारी बातें, समझते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन लास्ट में मान जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो नहीं कर लेकिन पाती एक हैं। चीज जो ये चेंज हो गई है ना, जो मुझे अच्छी लग रही है, अब पता नहीं हर रीजन का तो नहीं कह सकता हूँ, जो मैंने अपने रीजन अपने गांव में देखा है कि अभी पेरेंट्स जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं पूछते हैं कि आपका कुछ मतलब बाद में हमें प्रॉब्लम हो, कि उन्हें जैसे कि इन्होंने कहा कि एक डर होता है कि मैंने कहीं ठीक कर दिया, उनका रिश्ता तय कर दिया और बाद में पता चला कि इनका कहीं और चल रहा है और ये लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं। तो वो डर के अलावा अब एक पॉजिटिव वे में भी वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम लोगों ने देखा है तो वो बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये फैक्टर है अभी भी मैं कहूंगा, कास्ट उसमें भी कास्ट आता है, होना कास्ट चाहिए, उसमें आता है। कास्ट सेम होना चाहिए। अगर ये चीज है कि पहले कास्ट सेम हो गया, फिर उसके बाद वो लोग आते हैं फाइनेंशियल वाली चीजों पे कि फाइनेंशियल जो है दोनों फैमिली जो है उनका इनकम मतलब एक जैसा है, या कई बार रेशियो जो है वो देखते हैं ऊपर नीचे, बस वो छोटी मोटी वो जो चीजें हैं वो चलती रहती है, उसको लेके कुछ लड़ाई झगड़े उसको आप आपस नहीं में बदल होते हैं सकते और वो किसी बाद में सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन अब चीजें चेंज होने लगी है, अब पूछने लगे हैं और ये अच्छी चीज मुझे लगती कुछ है। जगहों पर कुछ मुझे नहीं चीजें पता, मुझे change नहीं होने पता कि लगी हर हैं। जगह पर, हाँ, मैं कुछ वही तो जगहों बोल पे रही हूँ, वही कुछ कह रहा हूँ, जगहों हाँ, पर कुछ चीजें चेंज होने लगी हैं। हाँ, तो वो चीजें change वैसा है ना कि कास्ट के साथ अगर लव मैरिज करो तो बड़ा अच्छा होगा। कास्ट के साथ लव मैरिज करो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर यार, caste लव से मैरिज घर वाले चरण धो के देंगे तुम्हारे। हाँ, लेकिन भाई कास्ट से अलग में तो अभी हाँ, बहुत दिक्कत है। हाँ, अभी भाई। तो वो चीजें हैं कि आप उससे अलग गए तो फिर तो प्रॉब्लम्स हैं, फिर तो वो प्रॉब्लम्स चलती रहती है। पता नहीं कि कितनी जल्दी लोग एक्सेप्ट करते हैं और बहुत कम रेशियो है अभी।
तो आज की डिबेट गर्मा गर्म तो नहीं रही, अच्छी डिबेट रही और सब लोगों ने अपना पक्ष रखा। बड़ी बस- सभ्यता से। हाँ, बड़ी सभ्यता से, कोई लड़ाई नहीं हुई, जैसे कि रिश्तेदारी में लड़ाइयाँ होती हैं कि मेरी मर्जी मेरी मर्जी। तो अब सवाल यही है कि भाई शादी होनी चाहिए माता पिता की मर्जी से या बच्चों की मर्जी से। तो हमारा यही मानना है, सबका कंसेंसस यही है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वही अंडरस्टैंडिंग आगे लेकर जाती है, क्योंकि ना लव मैरिज और ना अरेंज मैरिज कोई गारंटी नहीं दे सकता आने वाले 10 साल में क्या होगा। हाँ, अगर किसी का अफेयर चल रहा है तो प्लीज़ 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 बात कीजिए, तोड़िए और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कीजिए, किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। ये जेनजी से भी अपील है, उन पेरेंट्स से भी अपील है जो अपने बच्चों से पूछते नहीं कि भाई शादी कहाँ करनी है।